हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रोजगार एवं सेवाओं के बारे में, और उसके बारे में उन्होंने काफ़ी हद तक चर्चा भी किया था, जिसमें उन्होंने देखा था सर जी रोजगार क्या है, रोजगार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो रोजगार क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। उसमें 3 क्षेत्र हम लोगों ने देखा था, और 3 क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक को हम लोगों ने कहा था कृषि क्षेत्र, द्वितीय को हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र कहा था, और तृतीय को हम लोगों ने सेवा क्षेत्र कहा था। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होती है रोजगार देने में, वो सबसे ज़्यादा होती है अपने सेवा क्षेत्र की। और सेवा क्षेत्र के बदौलत जो है ना, सेवा क्षेत्र के बदौलत जो है वो बाकी 2 क्षेत्रों में क्या है ना, उन्नति हुई है, और उसके कारण ही उसमें उन्नति हो पाती है और उनकी उत्पादन की क्षमता जो है वो बढ़ पाती है ना। ठीक है। और ये क्या करता है, ये आधारभूत या फिर कह सकते हो संरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान करता है। कौन? अपना सेवा क्षेत्र। कौन करता है मेरे भाई? तो सेवा क्षेत्र करता है। तो सेवा क्षेत्र किस प्रकार के ये संरचनात्मक सुविधा प्रदान करता है? तो उसमें अपना बिजली आ जाता है, रोड आ जाता है, और भी बहुत सारी पानी आ जाती है, और भी जितनी संचार वगैरह ये सब आ जाते हैं, और भी जितनी सारी सुविधाएं होती है वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके बदौलत ही बाकी 2 क्षेत्र जो है वो उन्नति कर पाते हैं, और उनके उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो पाती है। उसके बाद से हम लोगों ने चर्चा किया था कि सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है। तो महत्व के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब ये रोजगार में इसका क्या महत्व है, ये कैसे रोजगार देता है। तो इसमें हमने विभिन्न प्रकार से देखा था। परिवहन में अपना रेलवे जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। सुरक्षा सेवा में अपना है ना, सुरक्षा सेवा जो है वो सबसे ज्यादा जो है ना रोजगार देने वाला है। ठीक है, क्षेत्र है। उसके बाद से रेलवे की बात करें तो उसके बाद सुरक्षा सेवा के बाद अपना रेलवे जो है सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और रोजगार देने में कम नहीं है अपना वित्तीय सेवा, वित्तीय क्षेत्र, जिसमें सर जी रोजगार की कमी नहीं होती है। वहां पर भी उसमें अपना बैंक आ जाता है, बीमा कंपनियां वगैरह ये सब आ जाती है, तो वहां से भी रोजगार मिल जाता है। तो ये सब क्या थे अपने? ये सब सेवा क्षेत्र से क्या थे मेरे भाई? ये सब सेवा क्षेत्र थे। और सेवा क्षेत्र से क्या होती है? अपने रोजगार की प्राप्ति होती है। उसके बाद से हम लोगों ने चर्चा किया था किसमें? संचार के बारे में चर्चा किया था। तो संचार में अपना क्या था सर जी? संचार वही होता है ना जिससे क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वो एक माध्यम होता है। संचार क्या होता है? एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपने विचारों का क्या करते हैं मेरे भाई? आदान प्रदान करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, है ना, और दूसरी जगह से अपने पास आता है। तो ये क्या होता है? अपने विचार और सूचनाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो वो क्या होता है? वो माध्यम क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जिसमें अपना पत्र, ये समाचार पत्र हम लोगों ने देखा था। उसका से डाक देखा था हम लोगों ने, डाक सेवा देखा था। उसका टेलीफोन, टीवी वगैरह ये सब क्या आ जाते हैं? ये सब संचार के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद से हमने बात की थी कि अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं कंप्यूटर। हमने यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने छोड़ा था कि टेलीफोन और कंप्यूटर के जुड़ने से इंटरनेट सेवाओं में क्या हुई है? प्रगति हुई है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की बात हुई है, तो कंप्यूटर की बात कर लेते थोड़ा सा। कैसे लिखते हैं सर जी? देख लो आप, कंप्यूटर ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिला दीजिएगा। स्पेलिंग सही है क्या अपना? कंप्यूटर स्पेलिंग शायद सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके 2 अंग होते हैं मेरे भाई। इसके कितने अंग होते हैं? 2 अंग। पहला क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है। पहला क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। पहला क्या होता है मेरे भाई? ये सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्या होता है अपना? हार्डवेयर होता है। आप सबको जानते हो, ठीक है ना, हार्डवेयर। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? जरा ध्यान से, काम नहीं मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसको जरा सा ध्यान से सुनिएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है मेरे भाई? यह एक प्रोग्राम होता है जिसपे क्या होता है? आंकड़ों को संकलित किया जाता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, और उसको संचालित भी किया जाता है। किसके माध्यम से? तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू मेरे? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जैसे यहाँ पर मोबाइल आपके पास है, जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में सर जी क्या है? अपने पास सॉफ्टवेयर है कुछ। मोबाइल में क्या अपने पास सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग काम करते हैं। अपना व्हाट्सएप क्या है बाबू? वो सॉफ्टवेयर है। टेलीग्राम क्या? अपना सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब क्या? अपना सॉफ्टवेयर है। उसका सर ये सॉफ्टवेयर है जो हम क्या करते हैं? मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और अपना व्हाट्सएप चलाते हैं, अपना टेलीग्राम चलाते हैं, जिसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। उस पर हम लोग काम करते हैं। उस पर हम लोग क्या काम करते हैं सर जी? तो वहां पर हम लोग डाटा को एकत्रित कर सकते हैं। डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर एकत्रित कर सकते हैं, आंकड़ों को, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो ये कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हम लोग उस पर करते हैं। किस पे? सॉफ्टवेयर के पे करते हैं। और हार्डवेयर बाबू क्या होता है? तो हार्डवेयर वही होता है जिसको हम लोग स्पर्श करते हैं। ये भौतिक क्या कह सकते हो? भाग होता है। किसका? अपने कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, जिसमें क्या आ जाता है अपना ये सीपीयू जो है, सीपीयू आ जाता है, अपना मॉनिटर आ जाता है, माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है। अब उसके अंदर जाइए तो अपना हार्ड डिस्क आ सकता है, रैम आ जाता है,
ये अपना और क्या क्या आ सकता है सर जी उसमें, अपना क्या बोलते हैं ना उसको, प्रोसेसर आ सकता है, डीवीडी आ सकता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सब हार्डवेयर है। क्या है मेरे भाई, ये हार्डवेयर है। इसको हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे देखेंगे, है ना, सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, हालांकि दिखता तो है, हालांकि हम लोग डिस्प्ले पे दिखता है, ऐसे तो हम देख नहीं सकते ना, डिस्प्ले पे देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्श हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट है मेरे भाई, ये कंप्यूटर के दो पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना काफी हद तक मदद कर रहा है आजकल। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, और बहुत लंबे समय से इस्तेमाल हो भी रहा है। किस क्षेत्र में, अपने मेडिकल के फील्ड में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी रोजगार का एक माध्यम है, ये भी एक रोजगार का एक माध्यम है ना। कौशल विकास योजना चल रहा था ना सर जी, कंप्यूटर की शिक्षा दिया जा रहा था, उसमें लोगों को कौशल दिया, ये सिलाई ये करवाया जा रहा था, ये रोजगार देने के लिए, और सब विफल रह गए, सब विफल हो गए, ठीक है ना। हालांकि छोड़िए, अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, ये उद्योग में ये श्रम प्रधान है, तथा भारत इसके उत्पादन में अग्रणी देश माना जाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में रोजगार की असीम क्षमता है सर जी, है ना। इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार की सर जी असीम ये क्या बोलते हैं, संभावना है। आप सोच सकते हो जरा ध्यान से कि भैया मेरे एक एप्लीकेशन डेवलप करने में आपको कितने खर्च लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं। एप्लीकेशन केवल डेवलप करवाना है आपको, अपने चैनल का या फिर अपना कोई पर्सनल ये एप्लीकेशन डेवलप करवाना, उसके लिए कितना सारा पैसा लगता है। वो सब किसका पार्ट है सर जी, वो किसका पार्ट है, तो अपने सॉफ्टवेयर का, किसका, सॉरी सॉफ्टवेयर इन द सेंस सर जी वो कंप्यूटर का पार्ट है, और कंप्यूटर में किसका पार्ट है सर, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा जो है ना इसका जो है ना क्या बोलते हैं ना, इसमें ये संभावना है रोजगार के। कोई बेरोजगार नहीं बैठा, जो कंप्यूटर के जानकार है वो आज बेरोजगार नहीं बैठे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सर जी मतलब सब जो है ना वो क्या हो गया, सब डिजिटल हो गया, ठीक है ना। ये कंप्लीट रूप से आगे आने वाला जो है ना वो डिजिटल दुनिया होगा अपना, है ना। हम लोग थोड़ा बहुत कॉपी और किताब लेके घूम रहे हैं ना, तो ये कॉपी किताब भी हम लोग लेकर नहीं घूम पाएंगे। ओके मेरे भाई, तो ये चीजें कुछ होती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़, इसमें क्या है, अब सेवा प्रदान करने के रूप में भारत क्या है भाई। अब हम लोग देख लिया भाई, भारत के अंदर हम लोग को सेवा मिल गया, हम लोग को भारत के अंदर जो है वो सेवा क्षेत्र क्या महत्व भूमिका निभाता है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है, ये चीज हम लोग ने देख लिया कि भारत के अंदर जो है ना वो कितना जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। कौन कौन निभाता है मेरे भाई, तो वो निभाता है अपना कौन, सेवा क्षेत्र। अब जरा देखते हैं भारत जो है ना वो किस प्रकार से सेवा क्षेत्र जो है वो प्रदान करता है, वो किस प्रकार से सेवा जो है वो प्रदान करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु इसका क्या कहता है, सुनिएगा सबको मिलकर, आज फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या है मेरे भाई कि तो हमारे देश के निवासी जो है विकसित देश में जाकर क्या करते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे देश के नागरिक यहां से निकलते हैं और दूसरे देशों में जाकर सही सेवा प्रदान करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं जहां भारत के नागरिक जाके नहीं रह रहे हैं, हर देश में जाकर सेवा देते हैं, हर देश में जाके क्या करते हैं, रोजगार के रूप में नौकरी करते हैं, वहां पर सेवा अपना दे रहे हैं। तो भारत देश में सबसे ज्यादा है बेरोजगारी, भारत में सबसे ज्यादा, तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहीं पे है ना, भारत में ही है अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या है, तो कहाँ जाएंगे भाई, मैं कहीं ना कहीं तो जाएंगे विदेश में, चाहे लोहा ढोने जाएंगे, चाहे लकड़ी ढोने जाएंगे, जो भी कुछ भी करना हो। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी यहाँ पे निकलते हैं, निकल जाते हैं विदेश, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी यहाँ पर निकलते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं विदेश और जाके सेवा देते हैं विदेशों को, है ना, यानी दूसरे जगह विकसित देशों में, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि विकसित देशों में युवा जो है श्रम शक्ति का अभाव होता है। विकसित देशों में क्या होता है सर जी, युवा के श्रम शक्ति का सर जी वहां पर अभाव होता है, युवा की कमी होती है काम करने वाले की। इसी कारण से प्रशिक्षित श्रम को विकासशील देशों के द्वारा क्या किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, उन लोगों को यहाँ से हायर किया जाता है, उन लोगों को नियुक्त किया जाता है कि यहाँ पर प्रशिक्षित है, ट्रेंड पर्सन है भारत में और युवा है, ठीक है, और उनकी आवश्यकता हमारे पास है। तो जितने विकसित देश होते हैं वही क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो हायर करते हैं और लेके जाते हैं, उनको नियुक्ति होती है और वो जाते हैं सेवा देते हैं अपनी विदेशों में। तो इस प्रकार से क्या करता है मेरे भाई, ये सेवा प्रदान करता है, कौन कौन प्रदान करता है, तो भारत दूसरे देशों को
क्या करता है, ये दूसरे देशों को क्या करता है मेरे भाई, ये सेवा प्रदान यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ गए, ये चीजें आपको समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप किताब पढ़िएगा सर जी, किताब में आपको कहीं भी तकलीफें आपको किसी प्रकार से नहीं आएंगी, आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफें आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है, आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा। ठीक, अगर किसी प्रकार कोई तकलीफें आएंगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। किसी प्रकार की कोई सी भी अगर तकलीफें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, टेंशन नहीं लेना। अब जरा ध्यान से सुनिए सर जी, एक आता है आउटसोर्सिंग। क्या होता है आउटसोर्सिंग, ये क्या है मेरे भैया, आउटसोर्सिंग क्या होता है, जरा सुनिए जरा ध्यान से, ये आउटसोर्सिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, तो जब कोई कंपनी या उत्पादक अपने उत्पादन से संबंधित सेवाओं को अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, आउटसोर्सिंग की संज्ञा दी जाती है। यानी कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई कंपनी हो या फिर कोई उत्पादक हो, तो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने उत्पादन संबंधी जितनी भी सेवाएं जो है अगर वो बाहरी स्रोत से लेती है या फिर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग का। क्या कहते हैं बाबू उसको, हम लोग उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं और उसकी आउटसोर्सिंग की संज्ञा दी जाती है। जैसे बात करें, जैसे यहाँ की कंपनी है, यहाँ की कंपनी है और वो अपना बुक की प्रिंटिंग करवा रहा है, बुक का डिजाइन करवा रहा है विदेश से, बुक का डिजाइन करवा रहा है विदेश से, और विदेशी प्रेस में क्या कर रहा है, वो अपना जो है ना वो उसकी छपाई करवा रहा है, मतलब यहाँ पर बैठकर अपने भारत में ही सर जी क्या करवा रहा है, वो करवा रहा है, भारत में ही करवा रहा है विदेशी कंपनियों से भारत में। ठीक है, तो वो किताब का जो है ना वो ढांचा ले रहा है और क्या कर रहा है, यहाँ पर उसकी छपाई भी वो करवा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आउटसोर्सिंग कहते हैं। बात क्लियर, वो अपना स्रोत नहीं है, वो अपना सोर्स नहीं है, ठीक है ना, और उससे ये काम करवा रहा है तो वो क्या हो गया, अपना आउटसोर्सिंग। तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कोई कंपनी या उत्पादक अपने उत्पादन से संबंधित कार्य या फिर किसी सेवाओं को अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है तो इसे आउटसोर्सिंग की संज्ञा दी जाती है। अभी इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, आउटसोर्सिंग कहते हैं। बात क्लियर, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट फिर क्या कहता है मेरे भाई, भारत में लेखाकरण, आंकड़ा प्रविष्ट, इंजीनियर, चिकित्सक, कानूनी एवं ये प्रबंधकीय परामर्श जैसी अन्य सेवाओं का निर्यात भी किया जाता है। यहाँ से क्या होता है भाई कि लेखाकरण जो होते हैं, जितने भी ये वाणिज्य से संबंधित क्या बोलते हैं, लेखा, ये क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट वगैरह जितने भी होते हैं वो अपनी सेवा जो देते हैं वो बाहर देते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन करने वाले जो होते हैं वो होते हैं, इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, चिकित्सक वगैरह, ये कानूनी प्रक्रिया वगैरह जितना भी होता है, यहाँ से वो क्या करते हैं, परामर्श के रूप में अपनी सेवा जो वो बाहर देते हैं, विदेशों में देते हैं। वो अपने परामर्श को क्या करते हैं, वो ये निर्यात करते हैं, यानी यहाँ से बैठे बैठे वो अपना परामर्श, अपना सलाह जो है वो विदेशों में देते हैं, वो दूसरे जगह निर्यात करते हैं। ठीक है, वो दूसरी जगह निर्यात करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आउटसोर्सिंग। क्या कहेंगे मेरे भाई, ये हम लोग आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर, कोई कष्ट किसी भाई को, यहां तक चीजें क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बाबू आता है सेवा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अथवा तत्व है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कौन कौन से आवश्यक तत्व यहाँ पर ले सकते हैं, आवश्यक सुविधाएं ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम। करा यहां पर कि योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम के विकास के लिए निम्नलिखित सेवाओं अथवा सुविधाएं महत्वपूर्ण है। पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। कहने का मतलब क्या, स्वास्थ्य होना चाहिए, जो भी श्रम है, जो सेवा देने वाले हैं वो क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। उनके परिवार का कल्याण भी होना चाहिए। इसमें क्या है सर जी, रोग नियंत्रण और उपचार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोग नियंत्रण और उपचार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये सबसे पहला बिंदु है। दूसरे की बात करें तो उनको आवास चाहिए। उनको क्या चाहिए सर जी, आवास चाहिए। और आवास के लिए सर जी पानी, बिजली, मल की व्यवस्था, शौचालय वगैरह उसकी व्यवस्था रहनी चाहिए, उचित व्यवस्था रहनी चाहिए। तीसरी बात करें सर जी, स्वच्छता। क्या होनी चाहिए, स्वच्छता। उसके लिए सर जी नाली होनी चाहिए,
कूड़े की सफाई के लिए कूड़ेदान वगैरह होने चाहिए, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथा नंबर क्या होता है मेरे भाई, जल आपूर्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जल आपूर्ति होनी चाहिए। और जल आपूर्ति किस प्रकार की, तो स्वच्छ पेयजल होने चाहिए, उसकी सुविधा होनी चाहिए। शिक्षा में सर जी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा होनी चाहिए, तभी तो लोग निपुण होंगे अपने काम में, तभी तो निपुण होंगे अपने काम में, तभी तो अच्छे तरीके से वो अपना सेवा जो है वो दे सकते हैं, अच्छे तरीके से वो सेवा दे सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मुख्य और अहम बिंदुएं थी जिसको जानना आपको जरूरी था। बात क्लियर, जिसको जानना आपको जरूरी था। ओके मेरे भाई, तो ये चीजें थी और यहाँ पर अपना चैप्टर कुछ फिनिश हो जाता है। अब कुछ किताब से ले लेते हैं, हालांकि किताब ही है ये, किताब का आपका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे भाई, रोजगार के मामले में अगर देखा जाए, रोजगार के मामले में देखा जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर सेवा में मेरे भाई क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो वर्तमान में इसका योगदान जो है, सकल घरेलू उत्पाद की सर जी योगदान जो है इसमें, सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान जो है सेवा क्षेत्र का, वो 50% से अधिक है, यानी 55.1% लगभग हो गया है सेवा क्षेत्र का। कितना हो गया सर जी, ये लगभग 55%, आपको पेज नंबर मिल जाएगा 100 पे। और दोनों क्षेत्रों को मिला दिया जाए, कृषि और उद्योग क्षेत्र को मिला दिया जाए तो 49.9% ही है। ठीक है, यहां हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर केंद्रीय बजट 2007 और 8 के अनुसार, थोड़ा किताब हम हाथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम, इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स है जिसको हम बता देते हैं आपको। करें यहां पर कि आर्थिक समीक्षा 2006-7 और केंद्रीय बजट 7-8 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान 68.6% हो गया है। कितना, 68.6% हो गया है। 2006-7 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का हिस्सा घटकर 18.5%, उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4% तथा सेवा का जो है ना वो बढ़कर कितना हो गया, 55.1% हो गया है। ये आखिरी दौर की बात हो रही है, ये कब की बात है, 2006-7 में। सकल घरेलू में उत्पाद में किसका योगदान कितना है, तो इन दोनों का योगदान सर जी कितना, 49.9 है, और अकेले 55.1 किसका, सेवा क्षेत्र का है। तो आप सोच सकते हो सेवा क्षेत्र कितना अहम है हमारे लिए, और उसी पे जो है ना आज अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और इसी क्षेत्र पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख लो उठा के, हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल, विद्यालय, एयरलाइंस, उसके बाद से कृषि, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं ना, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। और इस पे क्या अंकुश लगाया जा रहा है, अभी की बात करें अगर तो लगाया जा रहा है अंकुश, अभी लगाया जा रहा है। तो जिसका योगदान सर जी इतना है सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी की बात हम जहां पर कर रहे हैं भाई, जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी में इसका योगदान इतना है मेरे भाई देश में, तो आप सोच सकते हो चीजों को, आप सोच सकते हो चीजों को भाई मेरे, किस दिशा में अपना देश जो है वो जा रहा है, समझिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, अब उसके बाद से कुछ और चीजें हैं सेवा क्षेत्र में सर जी आते हैं, एक आते हैं अपना सरकारी सेवा, क्या आता है, सरकारी सेवा, और दूसरा आता है गैर सरकारी सेवा। तो सरकारी सेवा में क्या क्या आता है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेवा क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेवा में देखा जाए तो इसमें आता है, एक आता है पहला सरकारी सेवा, ये तो आप आराम से समझ सकते हो, इसमें तो बहुत बड़ी चीज है नहीं। सरकारी सेवा में बाबू क्या क्या आता है आपका, तो इसमें काफी सारी चीज आती है। आप पेज नंबर जो है, पेज नंबर बाबू आप 102 पर पढ़ना, आपको मिल जाएंगी। पहला में कह रहा है सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, वायुयान सेवा, कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा और अन्य सरकारी सेवाएं। ये सब क्या है, ये सब सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, सरकारी सेवा के अंतर्गत। अब दूसरा बात है, दूसरा की बात बाबू करें हम, तो दूसरा में क्या है अपना गैर सरकारी सेवा। क्या है बाबू मेरे, यहां पर गैर सरकारी सेवा, जरा ध्यान से सुनिएगा, गैर सरकारी सेवा। इसके अंतर्गत बाबू कौन कौन से आ सकते हैं, ये तो आसान है, आप बता सकते हो। तो इसके अंतर्गत बाबू मेरे आता है बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं और अन्य गैर सरकारी सेवाएं।
आपके नज़र में जितना भी है जो सरकार के अधीन नहीं है, जो किसी निजी व्यक्ति के अधीन है, ठीक है ना, वो क्या होता है अपना गैर सरकारी हो सकता है। बात क्लियर? इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है भाई मेरे? और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेवा क्षेत्र का महत्व तो हम लोगों ने देख ही लिया, सेवा क्षेत्र के महत्व के बारे में आपको मैंने बताया ही। रोजगार का सृजन कैसे सेवा क्षेत्र ने करवाया ये मैंने आपको बता ही दिया, और बाकी जो है आपको किताब पढ़ने। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। एक चीज मैं यहाँ पर और बताने जा रहा हूँ, इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर जी उसकी भूमिका के अंतर्गत सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं, और उसके प्रारंभ होने के वर्षों को थोड़ा सा नीचे दिखाया गया। पेज नंबर आप निकालिएगा मेरे भाई, पेज नंबर आप देखिएगा, कितना नंबर पेज है ये? 106 है। सबसे ऊपर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई और उसके जो है ना प्रारंभ की वर्ष जो है वो दिखाए गए। सबसे पहला काम के बदले अनाज, ये शुरुआत हुआ था 14 नवंबर 2004 को। काम के बदले अनाज दिया जाता था इस योजना के अंतर्गत, तो वो 14 नवंबर 2004 को हुआ था। उसका से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब हुआ था? 1980 में। उसके बाद से सर जी यहाँ पर हुआ था ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979, ठीक है। उसके बाद से सर जी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये हुआ था 1983। उसके बाद से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये हुआ था 20 अक्टूबर 1980। उसके बाद से जवाहर रोजगार योजना, ये हुआ था कब? 1989। उसके बाद से स्वयं सहायता समूह और नरेगा इत्यादि के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका सन तो आप लोग जानते हो। ओके मेरे भाई, बात क्लियर? तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद से भैया मेरे इसमें ये आउटसोर्सिंग बोले तो बाह्य स्रोत की बात है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 107, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और सारी चीजें जो है यहाँ पर आपका जो है ना फिनिश हो जाता है, तो ये चैप्टर यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट रूप से फिनिश हो जाता है, आपका चैप्टर जो है यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हालांकि हम लाइव अभी फिलहाल नहीं है, लाइव रहते तो आपसे हम पूछते कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप बताइए हमें, तो अभी तो आप बता नहीं सकते हो। तो सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स में सर जी ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई से भी दिक्कत है तो पॉइंट आप बताइएगा, उसको हम जब कभी भी लाइव आएंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके मेरे भाई, तो अपना 5 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए विदा, गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि, तब तक के लिए बाय मेरे भाई। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग। तब तक के लिए बाय।